गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ भारत में डिजिटल बैंकिंग का उदय और भारतीय अर्थव्यवस्था पे इसका प्रभाव डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बच्चों, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। एक और इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है बच्चों कि यदि आप एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स जून 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मेरा बैच अचीवर बैच रामबाण साबित होगा, क्योंकि इस कोर्स में मैं आप लोगों को दे रहा हूं पूरे सिलेबस का वीडियो लेक्चर, लाइव लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड पर्सनल मेंटरशिप। तो बच्चों, देर किस बात की, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए और लग जाइए अपने सपनों को साकार करने। और यदि किसी तरह का कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। डायरेक्टली मेरे से बात हो जाएगी बच्चों। और यदि आपको फ्री में पढ़ाई करना है तो इको पाठशाला का यूट्यूब चैनल हर रोज रात को 8 बजे मैं लाइव होता हूं, उसको ज्वाइन करना मत भूलना बच्चों। हर रोज शाम को 8 बजे इको पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स, गेट एनआईटी जैम इकोनॉमिक्स, यूपीएससी सिविल सर्विस इकोनॉमी जीएस के लिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, अब चलते हैं और देखते हैं कि डिजिटल इकोनॉमी क्या है और डिजिटल बैंकिंग क्या है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, आप सभी जानते हैं और सब लोग इसका यूज भी कर रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग का मतलब होता है कि इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से या फिर मोबाइल फोन से आपको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना डिजिटल बैंकिंग कहलाता है। आई रिपीट अगेन कि इंटरनेट के थ्रू लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर से आपको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना ही डिजिटल बैंकिंग कहलाता है। उसमें नेट बैंकिंग भी इंक्लूड होता है। अब बैंकिंग सर्विसेज में क्या क्या आता है? पैसे डिपॉजिट करना, पैसे विड्रॉ करना, पैसे ट्रांसफर करना, किसी को पैसे भेजना, किसी से पैसे रिसीव करना, म्यूचुअल फंड में पैसा डालना, लाइफ इंश्योरेंस में पैसा डालना, इस तरह के जितने सारे काम हैं उसे आप डिजिटल बैंकिंग के नाम से जानते हैं। आपको याद होगा 2014 के पहले इन सब कामों में पूरा का पूरा दिन लग जाता था। आपको एक जगह पैसा कहीं से ट्रांसफर करना है तो आप पहले चेक काटिएगा, बैंक में जाइएगा, वहां से आरटीजीएस होगा, वो 4 घंटे लगेगा, पूरा का पूरा समय आपका बेकार हो जाता था। लेकिन डिजिटल बैंकिंग के आने के वजह से अब ये आपका मिनटों में क्या फिर सेकंडों में ये काम हो जा रहा है। चलिए देखते हैं कि डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत इंडिया में, जो अभी आधुनिक डिजिटल बैंकिंग जो हम कह रहे हैं, उसका कब से हुआ। तो सबसे पहले हम आपको बता दें बच्चों कि डिजिटल बैंकिंग का जो उदय है वो जनधन योजना नाम की एक योजना 2014 में चलाई गई थी। जनधन योजना नाम की एक स्कीम जो कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 2014 में चलाई गई थी, तब से शुरुआत हुई जनधन योजना, है ना बच्चों। इसके बाद डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 और यूपीआई की शुरुआत आरबीआई ने 2016 में किया था। उस टाइम डॉक्टर रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर थे। आई रिपीट अगेन, यूपीआई यानी आप कह सकते हैं डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत इंडिया में 2014 में होती है, जब प्रधानमंत्री मोदी, मतलब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनधन योजना की शुरुआत 2014 में करी। उसके बाद डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 और उसके बाद यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस रघुराम राजन के समय आरबीआई ने शुरू किया। और इसको जो डेवलप किया था वो कौन सा? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्या था? एनपीसीएल। यूपीआई अपने यहां 2016 में शुरू हुआ, आरबीआई ने शुरू किया और उस टाइम आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन साहब। ठीक है, आगे बात करते हैं।
इसके बाद आप देख सकते हैं कि डिजिटल बैंकिंग का भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा, ये देखिए प्लीज। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब ये क्या था? फाइनेंशियल इंक्लूजन समझिए, मतलब ये कि बहुत सारे लोग खास करके देहात में और दूर दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सर्विसेज को अवेल नहीं कर पाते थे, बैंकिंग सर्विसेज का लाभ नहीं उठा पाते थे। तो इसके वजह से, यानी आप डिजिटल बैंकिंग की वजह से अब सब लोग, ऑलमोस्ट 100% लोग बैंकिंग सर्विसेज से जुड़ चुके हैं, है ना बच्चों। और आप देख सकते हैं यहां पे मैंने लिखा भी है कि 2016 में डिजिटल पेमेंट जो मात्र 3% था, अब ये बढ़ करके 40% 2024 में हो गया है। आप समझ सकते हैं इसका इंपॉर्टेंस, मतलब 8 साल में 3% से लेकर के 40% तक हो गया, 40% तक हो गया बच्चों, 3% से 40% तक। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अब जो है हमें कैश पे कम निर्भर रहना है बच्चों। पहले क्या था कि मैक्सिमम हमारा कैश से ट्रांजैक्शन होता था, हम चाय पीने गए, कहीं भी गए, शॉपिंग मॉल में गए, कहीं भी गए, हमें कैश देना होता था। और इससे जो जो टैक्स चोरी करने वाले लोग था, काफी टैक्स चोरी कर देता था, सरकार को घाटा होता था। और लेकिन जब ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम आ गया, जब यूपीआई का सिस्टम आ गया, जब डिजिटल पेमेंट का सिस्टम आ गया, तो नकदी का यूज कम हो गया, यानी कैश का यूज कम हो गया। और अब सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया। आपने कितने का सेल किया, कहां से खरीदा, किसको बेचा, ये सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया। इससे सरकार को टैक्स कलेक्शन में इजी हो गया, और सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ा भी है बच्चों, है ना। आप देख सकते हैं यहां पे कि काले धन पे नियंत्रण हो गया बच्चों। अब चूंकि सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, आपने किसको बेचा, किससे कितना पैसा लिया, ये सब कुछ हो गया है अब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जो सब कुछ दिख रहा है। तो अब ब्लैक मनी पे कुछ कंट्रोल हुआ है ये। और 2024 तक भारत में नगद का उपयोग 30% तक घट गया है। मतलब 2016 से यदि हम कंपेयर करें तो 2024 में 30% कैश ट्रांजैक्शन कम हो गया है, ठीक है। ये भी मैंने आप बता दिया आपको कि अब ये ट्रांसपेरेंट हो गया है और टैक्स कलेक्शन में काफी बढ़ गया है हमारा। 2024 में जीएसटी का कलेक्शन 1.8 लाख करोड़ प्रति माह हो गया है। हर महीने 1.8 लाख करोड़, 1.8 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हर महीने हो गया है बच्चों, ठीक है। आगे देखेंगे तो इसमें हम बताएंगे आप लोगों को कि छोटे व्यवसायों का भी बड़ा फायदा हुआ। छोटे व्यवसाय जैसे कि कई बार ट्रांजैक्शन होता था तो चूंकि उनके पास पूंजी कम है, 8 दिन लगता था, 8 दिन लग जाता था चेक क्लियर होने में, लेकिन अब नहीं, अब तो इंस्टेंट ट्रांसफर होता है। आज आपने पेमेंट से, आज आपने सेल किया, कल आपके पास पेमेंट या इमीडिएट पेमेंट आ गया आपके पास, ठीक है बच्चों। अब देख सकते एमएसएमई में से 70% से अधिक व्यवसाय अब डिजिटल लेन देन का उपयोग कर रहे हैं। मतलब मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई का 70% लेन देन अब डिजिटल पेमेंट के थ्रू हो रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है बच्चों। आप देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया था आपको कि इसके वजह से काफी जो ट्रांजैक्शन है काफी फास्ट हो गया है। अब मान लेते कि हमारे पास कम पूंजी है, हमने उसको उधार दे दिया, तो उधार हमारे 8 दिन बाद आएगा तब ना हम दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन अब क्या हो गया है कि अमाउंट हमारे पास इंस्टेंट आ जा रहा है और इंस्टेंट हम दूसरा रॉ मटेरियल खरीद के प्रोडक्शन शुरू कर दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि अब इकोनॉमी थोड़ा ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है, और इसका कंट्रीब्यूशन देखा गया है 1 से 2% तक, यानी डिजिटल पेमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है 1 से 2% तक हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं बच्चों। चुनौतियां भी हैं कि साइबर फ्रॉड ज्यादा हो रहा है बच्चों, और लोग जैसे कि आज भी दूर दराज के गांव के लोग या खास करके जो पिछले मतलब पीढ़ी के जो पढ़े हुए लोग हैं,
उनको डिजिटल पेमेंट में थोड़ा सा इशू आ रहा है, उनको उतनी नॉलेज नहीं है, खास करके ये चीजें इंग्लिश में हो रही है, हिंदी में भी है या रीजनल लैंग्वेज में भी है, तब भी उनको दिक्कत होता है। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी है बच्चों। अब इसका क्या समाधान हो सकता है? तो साइबर सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए, डिजिटल साक्षरता स्टार्ट किया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट को अच्छी तरीके से दुरुस्त किया जाए। तो बच्चों आज के इस क्लास में इतना ही, और यदि आपको ये वीडियो आपका नॉलेज में थोड़ा सा भी इजाफा किया है तो आप इसको शेयर एंड लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।